मॉर्निंग मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अस्थमा। ठीक है, तो अस्थमा के लिए जीना की गाइडलाइंस फॉलो की जाती है और इसके गाइडलाइंस के हिसाब से, जीना के गाइडलाइंस के हिसाब से ये है डेफिनेशन अस्थमा का, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो हम सबसे पहले ये छोटी वाली डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर हम इस पर आते हैं और इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, वीज कफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यू टू रिवर्सिबल एंड वेरिएबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एसोसिएटेड विद एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई। दरअसल होता क्या है, वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई का मतलब इवन अगेंस्ट जो नॉर्मल हार्मलेस इन्वायरमेंटल एलर्जन होते हैं, उनके अगेंस्ट भी जैसे पॉलन हो गया, है ना, डस्ट हो गया, इसके अगेंस्ट भी जो जो पेशेंट होता है वो हाइपर रिस्पॉन्ड करता है। इसके वजह से क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से पेशेंट हमें इन 3 सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होता है, जिसमें वीज हो सकता है, कफ हो सकता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि सारे इंडिविजुअल ही हाइपर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो कुछ इंडिविजुअल करते हैं, उनको कहते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल। ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कैसे पता चलता है, मतलब उनमें अगर एटोपी जीन प्रेजेंट हो, घबराइए नहीं, ये आगे है, ये एटोपी जीन के बारे में, ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के बारे में आगे नोट्स में दिए हैं। एटोपी जीन जैसे 5q क्रोमोसोम्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, इंटरल्यूकिन 13 पॉलीमॉर्फिज्म, एडम 33 जीन पॉलीमॉर्फिज्म, ये आगे लिखे हुए हैं, बस मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि अगेंस्ट वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई, मतलब कौन से स्टिमुलाई जो नॉर्मली हार्मलेस इन्वायरमेंटल एंटीजन होते हैं, उनके अगेंस्ट उनके एयरवे जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल है, उनके एयरवे हाइपर रिस्पॉन्ड करते हैं। वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से उनका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से वीज कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। इसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है अस्थमा में। जो कैसा होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का जो नेचर है वो होता है इसमें रिवर्सिबल और वेरिएबल। ये आपको समझना जरूरी है क्योंकि सीओपीडी में एक और एंटिटी होती है जिसका नाम है सीओपीडी। सीओपीडी में ये रिवर्सिबल नहीं होता, ये कैसा होता है, परसिस्टेंट होता है, जो इसको इससे डिफरेंशिएट करता है। इसलिए जानना जरूरी है कि अस्थमा में जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, जबकि सीओपीडी में जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है वो परसिस्टेंट होता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम आते हैं इस वाले डेफिनेशन पे जो इसका है। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहता है अस्थमा इज ए हेट्रोजीनस डिजीज। हेट्रोजीनस डिजीज मतलब इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत सारे, मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, यूजुअली कैरेक्टराइज बाई द क्रोनिक एयरवे इन्फ्लामेशन। ऑब्वियसली एयरवे इन्फ्लामेशन हो गई, TH1 मतलब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई, तो इन्फ्लामेशन तो हो गई। एंड इट इज डिफाइंड बाय द हिस्ट्री ऑफ द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सच एज वीज। कौन कौन सिम्टम्स है, वीज हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, चेस्ट टाइटनेस हो सकता है ना, कफ हो सकता है। ठीक है, ओवर that vary over time and in intensity obviously together with variable expiratory airflow limitation। ठीक है, तो जब भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा तो एयर फ्लो लिमिटेशन तो होगा ही, बस इसमें खास बात ये है कि इसमें जो एयर फ्लो लिमिटेशन होता है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, सीओपीडी में नहीं, परसिस्टेंट होता है, बस ये ध्यान रखेंगे। और इसमें ये भी लिखा कि दिस एपिसोड्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ वाइड स्प्रेड बट वेरिएबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज ऑफन रिवर्सिबल एंड इधर स्पॉन्टेनियसली और विद ट्रीटमेंट। ठीक है, ओके तो ठीक है, हमने ये भी डेफिनेशन देख लिया था। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इस डेफिनेशन को। ठीक है, तो ये बता दिया था हेट्रोजीनस डिजीज है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हिस्ट्री क्या क्या होगी पेशेंट की, रिस्पिरेटरी सिम्टम्स की, वीज होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, चेस्ट टाइटनेस होगा, कफ होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, वेरिएबल एक्सपायरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन, ये भी बता दिया था। ये रिवर्सिबल होता है इधर स्पॉन्टेनियसली या विद ट्रीटमेंट, मतलब या तो खुद से सही हो जाए, अगर मान लो तुम्हें किसी पॉलन या मान लो पॉलन डस्ट से एलर्जी है तो पेशेंट को अगर एक्सपोजर हटा दें हम, जिस चीज़ से एलर्जी है, तो खुद से ठीक हो जाएगा या तो ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। इतनी बात हो गई। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्लिनिकल फीचर्स की बात करें। क्लिनिकल फीचर में बता ही चुका हूँ क्या क्या होता है, वीज होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट होता है और कफ होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एंटीजन या ऑन बेस्ड ऑन ट्रिगर क्या है। जो टाइप ऑफ एंटीजन में क्या है, या तो अर्ली ऑनसेट अस्थमा कहते हैं, या एलर्जिक या एक्सट्रिंसिक अस्थमा हो सकता है, या लेट ऑनसेट अस्थमा होता है जिसमें नॉन एलर्जिक या इंट्रिंसिक अस्थमा होता है। बेस्ड ऑन ट्रिगर में क्या है, सीजनल हो सकता है, एक्सरसाइज इंड्यूस हो सकता है, ड्रग इंड्यूस हो सकता है ना, ओक्यूपेशनल हो सकता है। इतनी चीज़ें हो गई। अब अपने को डिटेल में इन दोनों को पढ़ना है। ठीक है,
मतलब एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक अस्थमा, जो अपने को आना चाहिए और इस पे सवाल भी आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे इस पे आपको, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, ओके। देखिए अब क्या क्या है, इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक अस्थमा, इसमें है ऑनसेट, इस हेडिंग्स में अपने को करना है ऑनसेट क्या है। अब जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा है वो चूंकि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से, मतलब ये पेशेंट ससेप्टेबल है किसी न किसी एलर्जन को, उस वजह से, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से, तो इसमें क्या होगा, सीरम आईजी भी होगा, और अगर ये ऐसा है तो ये चाइल्डहुड से ही प्रेजेंट होगा, चाइल्डहुड से ही प्रेजेंट होगा। लेकिन इंट्रिंसिक अस्थमा में ऐसी कोई बात नहीं है, ये एडल्ट में मिलता है, इसमें आईजी लेवल नॉर्मल है, तो नेगेटिव स्किन प्रिक टेस्ट, तो स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं एलर्जी चेक करने के लिए, ठीक है, तो वो भी नेगेटिव होगा। और ये एक और खास बात, अगर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसमें होगा एक्सट्रिंसिक में, तो ये ईसनोफिल मीडिएटेड होगा, लेकिन इसमें नहीं है तो ये क्या होगा, न्यूट्रोफिल मीडिएटेड होगा। इन दोनों के और भी नाम होते हैं, वो नाम से भी सवाल आते हैं, तो उन नाम को भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रिंसिक अस्थमा के और क्या क्या नाम होते हैं। तो इसके और नाम होते हैं नॉन एटोपिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक या इडियोसिंक्रेटिक अस्थमा, ठीक है। एक्सट्रिंसिक के क्या क्या नाम होते हैं, एक्सट्रिंसिक के नाम होते हैं एटोपिक या एलर्जिक, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक और आगे बातें क्या है, वो एसोसिएशन। तो जो इंट्रिंसिक अस्थमा है वो एसोसिएटेड होता है सेम्स्टर ट्राइड। अब सेम्स्टर ट्राइड में क्या क्या आता है, सेम्स्टर ट्राइड में 3 चीज़ें आती हैं जो अपने को याद रखना है। एक अस्थमा आता है, एस्पिरिन हाइपर सेंसिटिविटी आती है, ठीक है, हाइपर, अच्छी राइटिंग नोट्स में लिखी, यहाँ पे ऐसे ही देख लें, ठीक है। और क्या आता है, नेजल पॉलिप, ये 3 चीजें आती हैं। और इसमें दूसरा क्या हो सकता है, एक्सट्रिंसिक में किसके किसके साथ एसोसिएटेड, जिस भी चीज़ से उसको एलर्जी उसके साथ एसोसिएशन होगा, ड्रग हो सकता है, फूड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और बात करें इंट्रिंसिक अस्थमा, डज नॉट रिस्पॉन्ड वेरी वेल, रिस्पॉन्ड करता है लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता है इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड को, लेकिन ये रिस्पॉन्ड करता है वेल को। इसके ट्रिगर क्या है, जो क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक अस्थमा का जो ट्रिगर है सुपर एंटीजन, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का या इंटेरोटॉक्सिन जो होता है वो सुपर एंटीजन की तरह काम करता है, तो इसका ट्रिगर हो सकता है। इसमें कहते हैं डर्मेटोफैगोइड्स जो हाउस माइट होते हैं, वो मोस्ट कॉमन यही है। तो प्रोग्नोसिस की बात करें हम, तो प्रोग्नोसिस किसका अच्छा होगा, ऑब्वियसली प्रोग्नोसिस गुड होता है एक्सटेंसिक अस्थमा का, इसका क्या होता है, बुरा होता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्लासिफिकेशन भी एक टाइप का है, इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सटेंसिक अस्थमा या अर्ली ऑनसेट अस्थमा या लेट ऑनसेट अस्थमा, जो भी आप कहना चाहें, उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी है और ये क्लासिफिकेशन भी है, ये अपने को आना चाहिए। अब एक और क्लासिफिकेशन आता है, वो क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, 4 चीज़ें, इंटरमीडिएट अस्थमा कहते हैं, या माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा कहते हैं, या मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा होता है, या सीवियर परसिस्टेंट होता है। तो देखिए ये याद होना चाहिए, लेकिन इसका मेन इंपॉर्टेंस है जब हम जीने के गाइडलाइंस का मैनेजमेंट देखेंगे, तो मैं वहाँ अच्छे से बताऊंगा, अभी फिर भी देख लेते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, सीवियर तब है जब सिम्टम डे और नाइट दोनों में हो और कंटिन्यूस हो, तो सीवियर कह देंगे हम उसको। अगर डे टाइम में हो और डेली एक्सर्वेशंस हो तो उसको मॉडरेट कहते हैं। अब बचा कौन, इंटरमीडिएट और माइल्ड। तो माइल्ड में ये है, माइल्ड में क्या है, डे टाइम सिम्टम्स कितने होने चाहिए, डे टाइम सिम्टम्स ग्रेटर देन 2, ठीक है। डे टाइम सिम्टम्स कितने होने चाहिए, डे टाइम सिम्टम्स कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 2 पर वीक, नाइट टाइम सिम्टम्स ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 3 पर मंथ, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये माइल्ड हो गया। और इंटरमीडिएट की बात करें, द डे टाइम सिम्टम शुड बी लेस देन 2 या इज इक्वल टू 2 पर वीक, और नाइट टाइम सिम्टम्स लेस देन या इक्वल टू 2 पर मंथ। मतलब ये मान लो एक तरह से फ्रीक्वेंसी है एक्सर्वेशंस की, जो अस्थमा का एक्सर्वेशन का फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस देन 2, दिन में लेस देन 2 पर वीक होना चाहिए, और नाइट में लेस देन 2 या बराबर होना चाहिए, 2 या 2 से कम होना चाहिए पर महीने, तो इंटरमीडिएट होगा, उससे ज़्यादा होगा तो माइल्ड होगा। अगर डेली डे टाइम पे एक्सर्वेशन होगा तो मॉडरेट होगा, और कंटिन्यूस एक्सर्वेशन है तो सीवियर होगा। बस इतनी बातें अपने को मोटा मोटा इसमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन वाली बात है ये, जो हमने बात कर ली थी। और ये याद रखना कि पैथो में कभी कभी ये सवाल आ जाता है, इनक्रीज YKL40 को रिलेट विद द सीवियरिटी ऑफ द अस्थमा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने डेफिनेशन देख लिया, ठीक है, क्लिनिकल फीचर भी देख लिया, क्लासिफिकेशन भी देख लिया हमने, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में क्या है, इसने लिखा है कि एयरवे इन्फ्लामेशन इज सेंट्रल टू डिजीज पैथोफिजियोलॉजी एंड कॉजेज एयरवे डिस्फंक्शन थ्रू, ठीक है। तो इसमें मेन जो पैथोफिजियोलॉजी ये है कि इसमें एयरवे डिस्फंक्शन होता है। अब एयरवे डिस्फंक्शन कैसे होता है और क्यों होता है ये हमें जानना है। ये होता है
क्योंकि कुछ ये क्या करती है, कुछ पोटेंट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज करती थी जिससे एयरवे डिस्फंक्शन। अब ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करते होंगे वो हम देखेंगे, लेकिन फिर भी हमें पता है ऑब्वियसली वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ही करते होंगे जिसकी वजह से दिक्कत हो हमें। और दूसरा कैसे होता है एयरवे डिस्फंक्शन, थ्रू एयरवे रिमॉडलिंग। अब ये एयरवे रिमॉडलिंग क्या होती है और कैसे होती है वो हम आगे देख लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि एयरवे जो डिस्फंक्शन है पहला ये कैसे होता है, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ पोटेंट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। अब उसमें क्या है वो आगे देखेंगे कि एक्सैजरेटेड TH2 रिस्पॉन्स की वजह से ये पहले पोटेंट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज होते हैं। पहले हम ये जान लिया क्यों रिलीज होते हैं, कि बिकॉज ऑफ एक्सैजरेटेड TH2 रिस्पॉन्स होता है। और ये पोटेंट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर क्या करते हैं, एयरवे डिस्फंक्शन करते हैं, जिसमें क्या होता है मेनली ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं, मतलब ठीक है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं। ठीक, तो ये देखते हैं। अब हम इसमें देखते हैं क्या होता है कि exaggerated TH2 response to normally harmless environmental antigen is generally in genetically predisposed individual। तो मैं बता चुका हूँ genetically predisposed individual क्या होते हैं। अब ये TH2 क्या करता है, TH2 कौन से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज करते हैं और ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर कैसे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, या जो भी चेंजेस हैं वो कैसे कराते हैं वो हम देखते हैं। तो TH2 सिक्रीट करता है साइटोकाइन, ठीक है, प्रोमोट करता है इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन गलत है प्लीज नोट्स में अपने करेक्ट कर लीजिएगा, इन्फ्लामेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, इन्फ्लामेशन, ठीक है, प्रोमोट करता है इन्फ्लामेशन, स्टिमुलेट करता है बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। तो अब ये कौन कौन से साइटोकाइन रिलीज करता है वो देख लेते हैं। ये 3 साइटोकाइन प्लीज 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 इनको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका फंक्शन क्या है वो भी। सबसे पहले आता है इंटरल्यूकिन 4 जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ IgE, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 4 का फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं इंटरल्यूकिन 5 का फंक्शन। इंटरल्यूकिन 5 क्या करता है, एक्टिवेट करता है लोकली रिक्रूटेड इयोसिनोफिल को, ठीक है। इंटरल्यूकिन 13 क्या करता है, स्टिमुलेट करता है म्यूकस प्रोडक्शन फ्रॉम ब्रोंकियल सबम्यूकोसल ग्लैंड। ये सब कुल मिला के ना जो एयरवे उसको ही नैरो करते हैं। हम इसको समझते हैं एक डायग्राम से, ठीक है। जो फोटो, ये फोटो कहाँ से है, रॉबिन से, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें एक पॉलन आया जो क्या हुआ, एलर्जिन की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब वो टी सेल को प्रेजेंट हुआ, TH2 स्पेशली TH2 को। अब उससे क्या हुआ, इंटरल्यूकिन 4 निकला, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेनली IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो IgE एंटीबॉडी होता है इसका, ये इससे क्या होता है, इससे ये होता है, ये जो IgE एंटीबॉडी होता है FC पोर्शन ऑफ मास्ट सेल, सब म्यूकोजल मास्ट सेल पे जाके अटैच होता है, और इससे क्या होता है, मास्ट सेल का सेंसिटाइजेशन होता है, ठीक है। तो फ्यूचर में कभी अगर सेम एंटीजन आता है तो ये आके इससे अटैच होता है, ठीक है, इससे अटैच होता है और ये मास्ट सेल को डीग्रैनुलेट करता है, जिसकी वजह से हिस्टामिन वगैरह रिलीज होते हैं, ठीक है। और इंटरल्यूकिन 5 की बात की, इंटरल्यूकिन 5 की वजह से क्या होता है, जो इयोसिनोफिल यहाँ आया था, मतलब जो लोकली रिक्रूट हुआ था इयोसिनोफिल, बिकॉज ऑफ ईओटैक्सिन जो एक कीमोटैक्टिक फैक्टर है, तो वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। इससे भी क्या होगा, ग्रेन्यूल्स और मीडिएटर रिलीज होंगे, और ये भी क्या करेंगे, इससे भी क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म ही होगा, ठीक है। तो हमने ये वाली बात समझ ली, ठीक है। तो एक और बात इसमें ये देखते हैं, IgE बाइंड्स टू द FC रिसेप्टर ऑन सबम्यूकोसल मास्ट सेल ऑन रिपीट एक्सपोजर। मैंने बताया ही पहले कि अगर दोबारा ही सेम एंटीजन आता है या सेम जो भी एलर्जिन है वो एक्सपोज होता है तो क्या करता है, एलर्जिन ट्रिगर द मास्ट सेल ट्रिगर होता है और रिलीज करता है साइटोकाइन एंड ग्रेन्यूल्स एंड अदर मीडिएटर विच आर यूज्ड टू कॉज। और 2 टाइप के रिएक्शन करती है, अर्ली फेज रिएक्शन या तो लेट फेज रिएक्शन। अब अर्ली फेज रिएक्शन में क्या क्या होते हैं, 3 चीज़ें मिलती हैं। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेशन, और इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन, ठीक है, जिसकी वजह से कुल मिला के एयरवे नैरोइंग होनी है अपने को। अब उसमें इसमें और बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल मीडिएटर्स क्या है। इन तीनों चीज़ों के लिए मीडिएटर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, चूंकि जो अस्थमा है उसकी पैथोफिजियोलॉजी में ब्रोंकोस्पाज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ब्रोंकोस्पाज्म की मेनली बात की है, ठीक है। बाकी चीज़ें भी होती हैं, उनके भी मीडिएटर मैंने मेंशन कर रखे हैं, लेकिन मैं बता मेनली ब्रोंकोस्पाज्म के लिए रहा हूँ। तो ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 होते हैं, ये ब्रोंकोस्पाज्म करवाते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म के साथ ये और क्या करवाते हैं, म्यूकस सिक्रेशन भी बढ़वाते हैं और वेस्कुलर परमिएबिलिटी भी बढ़वाते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है एसिटाइलकोलिन। अब ये एसिटाइलकोलिन क्या करता है, एसिटाइलकोलिन जो रिलीज होता है वो एक करता है मस्करनिक रिसेप्टर, जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल पे। जो एयरवे में जो स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है उसमें मस्करानिक रिसेप्टर प्रेजेंट होती है, ये एसिटाइलकोलिन वहीं जाके काम करता है और स्मूथ मसल का कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगेन एयरवे नैरोइंग होगा। अब ये एसिटाइलकोलिन आता कहाँ से, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आप इंट्रा पल्मोनरी कीजिएगा नोट्स में, अगर नहीं हो तो इंट्रा पल्मोनरी पैरासिम्पैथेटिक से रिलीज होता है ये एसिटाइलकोलिन और ये वहाँ जाके वर्क करता है। और तीसरा क्या है, गैलेक्टिन 10 जो कहाँ से रिलीज होता है, इयोसिनोफिल से रिलीज होता है। तो ठीक है, ये बातें हम समझ चुके हैं। ये मैंने जो बताया आपको ये मेजर मीडिएटर थे ब्रोंकोस्पाज्म
स्पाज्म, वास्कुलर परमेबिलिटी या म्यूकस सिक्रेशन के लिए, जो मेजर मीडिएटर। इनके माइनर मीडिएटर भी होते हैं, हिस्टामिन हो सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 हो सकता है, और प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर भी हो सकता है। ये प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर क्या करता है, ये प्लेटलेट को इकट्ठा करता है। अब प्लेटलेट इकट्ठा करता है, प्लेटलेट में भी ग्रेन्यूल्स होते हैं, आपको पता होगा। अब वो जब डीग्रेनुलेट होता है उसमें से क्या निकलता है, सेरोटोनिन निकलता है। अब ये सेरोटोनिन भी क्या करवाएगा, अगेन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है। तो ये मेजर भी हो गए, माइनर भी हो गए, जो मीडिएटर रिस्पॉन्सिबल है ब्रोंको स्पाज्म के लिए, ठीक है। और ये कहाँ से निकलते हैं मैंने वो भी बता दिया, मास्ट सेल से निकल रहे थे, मैंने ये भी बता दिया। और जो TH2 से कौन कौन से निकल रहे थे, इंटरल्यूकिन वगैरह निकल रहे थे, मैंने ये भी बता दिया, एंटीबॉडीज बन रहे थे, वो सब बता दिया। अब मेरा जो बचा है मेन लेट फेज रिएक्शन। अब लेट फेज रिएक्शन में क्या होता है, लेट फेज रिएक्शन डोमिनेटेड बाय द रिक्रूटमेंट ऑफ इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल एंड ल्यूकोसाइड। इस डायग्राम को फिर देख लीजिए, क्या इसमें न्यूट्रोफिल भी रिक्रूट हो रहा है, यूसिनोफिल भी रिक्रूट हो रहा है, बेसोफिल भी इनफैक्ट रिक्रूट हो रहा है। तो ये रिक्रूटमेंट चलता है मेरा इनमें, और कुछ खास बात नहीं है। अब ये तो एक हो गया कि जो एयरवे इन्फ्लामेशन हो रहा था, इस पैथोफिजियोलॉजी क्या, सेंट्रल पैथोफिजियोलॉजी क्या, एयरवे इन्फ्लामेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एयरवे डिस्फंक्शन होगा। तो एयरवे इन्फ्लामेशन एक तो कारण था उसका, रिलीज ऑफ पोटेंट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, ठीक है। अब एयरवे डिस्फंक्शन था तो एक तो उसका कारण हो गया क्या, रिलीज ऑफ पोटेंट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। अब दूसरा क्या हो सकता है, इनको पहले मैं साफ कर दूं। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है तुम्हारा एयरवे रिमॉडलिंग, जो मैंने बताया था। ये अगेन डायग्राम जो रॉबिन से ही है, ठीक है। अब इस डायग्राम में देख लेते हैं, हम डायग्राम से इसको पढ़ लेंगे, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये नॉर्मल एयरवे है और ये क्या है, एयरवे इन अस्थमा। तो आपको डिफरेंस बहुत साफ साफ दिखेगा। इसमें दिखेगा कि म्यूकस बहुत ज़्यादा हो गया। गॉबलेट सेल देखिए इसमें रिलेटिवली बड़े लग रहे हैं गॉबलेट सेल, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन देखिए फाइब्रोसिस, यहाँ पे बेसमेंट में पतला है, यहाँ पे देखिए फाइब्रोज लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। एक ये भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, स्मूथ मसल, ये जो ग्लैंड से हाइपरट्रॉफिड भी लग रहे हैं, हाइपरप्लेजिया भी है, हाइपरट्रॉफी भी है ना। इसमें ब्लड वेसल की सप्लाई भी देखिए लग रही बढ़ गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने को नॉर्मल हम डायग्राम से देख सकते हैं। बाकी ये पढ़ लीजिए, थिकनिंग ऑफ द एयरवे वॉल हो ही रहा है वो तो। सब म्यूकोसल बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइब्रोसिस बताया था मैंने, ये वाला, ठीक है। और क्या इसमें और है, क्या, इंक्रीज इन सब म्यूकोजल वैस्कुलरिटी, इंक्रीज हो रहा है सब म्यूकोजल वैस्कुलरिटी, यहाँ दिख रहा होगा आपको इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सब म्यूकोजल वैस्कुलरिटी भी यहाँ पे इंक्रीज हो, यहाँ पे नॉर्मली दिख नहीं रहा है आपको कहीं, यहाँ पे ब्लड वेसल ही ब्लड वेसल दिख रहे हैं सब। तो इंक्रीज इन सब म्यूकोजल वैस्कुलरिटी, इंक्रीज इन साइज ऑफ सब म्यूकोजल ग्लैंड एंड गॉबलेट सेल, मेटाप्लेजिया ऑफ एयरवे एपिथेलियम दिख रहा है, सब म्यूकोजल ग्लैंड के साइज बढ़ गया है, गॉबलेट सेल दिख रहा है, हाइपरट्रॉफी एंड या और हाइपरप्लेजिया ऑफ द ब्रोंकियल मसल। तो ये ब्रोंकियल मसल का दिख रहा है आपको, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो ये रहा एयरवे रिमॉडलिंग। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने बताया था, बहुत वो भी किया था कि जो इसमें जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब ये जो होता है रिवर्सिबल हो, जो एयर फ्लो लिमिटेशन होता है अस्थमा में वो रिवर्सिबल होता है। ये जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन था रिवर्सिबल होता है, COPD में परसिस्टेंट होता है। लेकिन एक बात है, अनटिल अनलेस जब तक इसमें एयरवे रिमॉडलिंग ना हुआ हो, एक बार अगर एयरवे रिमॉडलिंग हो गया तो उसके बाद से रिवर्सिबल नहीं रहता। उसके बाद से अपने को जो करना पड़ता है वो ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी करना पड़ता है ना। उसके बाद से ही एयरवे ओपन होता है, वरना एयरवे नैरो ही रहता है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखेंगे हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, ठीक है। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले देखना है अपने को स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री में सबसे पहले देखते हैं ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है और ये बेस्ट वे टू डायग्नोज द पेशेंट विद सस्पेक्टेड ब्रोंकियल अस्थमा। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर देते हैं और उससे पहले उसके बाद का FEV1 नापते हैं। FEV1 क्या होता है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, उसको नापते हैं। तो अगर उसमें इंक्रीज ग्रेटर देन 12% फ्रॉम द जो प्रीवियस वन था बिफोर टेकिंग द ब्रोंकोडायलेटर लेने से पहले जो FEV1 था, अगर उसमें 12% से ज़्यादा और 200 ml से ज़्यादा होता है तो ये होता है कि ये मतलब क्या कहते हैं उसको, अस्थमा है। लेकिन COPD में इसको डिफ्रेंशिएट भी करने का काम आता है। COPD में सिर्फ FEV1 5 से 8% ही इंप्रूव होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि अस्थमा क्या रिवर्सिबल एयर फ्लो लिमिटेशन होता है, लेकिन COPD में इसलिए परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें दे दिया, देखो जैसे FEV1 मान लो 65% था जब पेशेंट आया था, जब हमने स्पायरोमेट्री किया, उसके बाद से हमने ब्रोंकोडायलेटर साबा दिया, 15 मिनट बाद दिया था, FEV1 80% हो गया था। कितना, 12% से ज़्यादा हो रहा है, लगभग 50% है। तो ये ठीक है, ये हमने मान लिया क्या क्या अस्थमा सस्पेक्टेड पेशेंट में हमने देखा। दूसरा होता है PEFR वेरिएबिलिटी। PEFR क्या होता है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, डायर्नल वेरिएशन देते हैं PEFR में डायर्नल वेरिएशन कैसे देखते हैं, सबसे पहले जब पेशेंट सुबह उठता है, वॉक करता है, बिफोर टेकिंग ब्रोंकोडायलेटर, मतलब ब्रोंकोडायलेटर लेने से पहले हम उसका PEFR मेजर करते हैं। दोबारा रात में जब सोने जाता है ब्रोंकोडायलेटर लेने के बाद,
उस समय मतलब ब्रोंकोडायलेटर लेने के बाद दोबारा हम उसका पीएफआर मेजर करते हैं। अगर इन दोनों में डायर्नल जो वेरिएबिलिटी 10% है तो हम कहते हैं फिर क्या अस्थमा है। तीसरा होता है ब्रोंको प्रोवोकेशन टेस्ट या मेथकोलिन चालन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, बहुत स्मॉल डोज लेते हैं किसका, मेथकोलिन का। तो मेथकोलिन का स्मॉल डोज में क्या होता है, FEV1 ड्रॉप हो जाता है इवन 20% से ज़्यादा, ठीक है, आफ्टर मेथकोलिन इनहेलेशन। क्यों, क्योंकि एयर वे अपना हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है ना, एयर वे हाइपर रिस्पॉन्ड कर रहा है चीज़ों को, इसलिए होता है। तो एक ये टेस्ट कर लेते हैं। चौथा क्या कर सकते हैं कि एलिवेटेड सीरम IgE लेवल मिलेगा, स्किन प्रिक टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, और ये ABG होगा। ABG में क्या होगा, हाइपोक्सिया एंड हाइपोकार्बिया कर लीजिएगा यहाँ पे, हाइपोकार्बिया ड्यूरिंग एक्यूट अटैक एंड हाइपरकार्बिया ड्यूरिंग सीवियर एक्यूट अस्थमा, ठीक है। तो ये मिलेगा अपने आपको, ये सब ठीक है। और हम आगे आते हैं, ये इसके डिटेल हम जब ABG पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, अपने को घबराने की बात नहीं है। ट्रायल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड करते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रायल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड में पेशेंट को हम क्या देते हैं, प्रेडनिसोलोन देते हैं, कितना 30 मिलीग्राम देते हैं, है ना। उसके बाद से 2 वीक के बाद लंग फंक्शन हम मेजर करते हैं। अगर इंप्रूवमेंट 15% से ज़्यादा तक कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। अगर रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मतलब बताता है क्या है, अस्थमा है पेशेंट को। ट्रायल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड करते हैं, ये वही चीज़ जो लिखा है। और एक और टेस्ट करते हैं, इसमें कहते हैं स्पूटम एग्जामिनेशन, स्पूटम का एग्जामिनेशन में कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी देते हैं स्पूटम का एग्जामिनेशन करके। उसमें 3 C's मिलती है अपने को। 3 C कौन कौन सी होते हैं, कर्शमैन स्पाइरलिस जो किससे बना होता है, म्यूकस का, ये रहा तुम्हें इसमें कर्शमैन स्पाइरलिस। दूसरा C होता है क्रियोला बॉडीज, ये रहा क्रियोला बॉडीज किसका बना होता है, मेड अप इपिथेलियल सेल। तीसरा सीस होता है चारकोट लेडन क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल है निडल शेप जो क्रिस्टल इसमें दिखाई दे रही है आपको, ये होती है चारकोट लेडन क्रिस्टल, जो किसकी बनी होती है, गैलेक्टिन 10, जो कहाँ से डिराइव होता है, इस्नोफिल से डिराइव होता है। तो ये सारी बातें रही जो इसमें आज हमने क्या क्या बात किया, अस्थमा के डेफिनेशन की बात किया, अस्थमा में हमने क्लासिफिकेशन की बात किया, ठीक है, उनके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात किया। उसके बाद से हमने बात किया पैथोजेनेसिस के बारे में। अस्थमा का पैथोजेनेसिस पूरी रॉबिन से है और बहुत डिटेल में, बहुत अच्छा है, इसको देखिए। उसके बाद से हमने क्या डायग्नोसिस की बात की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगले वीडियो में स्टेटस एस्थमेटिकस क्या होता है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, जीना की गाइडलाइंस का मैनेजमेंट क्या है, वो देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो समझने में तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट्स में बताएं। इंस्टाग्राम पे भी आप बता सकते हो, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। थैंक यू।